वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए हम जो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसके अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोसोम के बारे में। देखिए अगर कोई पूछे माइक्रोसोम है क्या, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पीस है। आर का एक छोटा सा क्या है, पीस है, छोटा सा टुकड़ा है। क्या यूं कहूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम। अच्छा, माइक्रोसोम को हम कैसे या अलग कैसे करते हैं, माइक्रोसोम है क्या, तो बेसिकली जो आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका क्या किया जाता है, सबसे पहले फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, और फिर किया जाता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करते हैं सब, हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, फ्रेगमेंट्स बना लिए, फिर हाई स्पीड क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, जिससे हमें क्या मिला, आरईआर का छोटा सा पीस मिला। आरईआर का छोटा सा पीस मिला, यानी ये क्या, ये लिविंग है, तो लिविंग नहीं है ये, क्योंकि आपने पहले फ्रेगमेंट में तोड़ दिया, फिर हाई स्पीड क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, तो ये लिविंग नहीं है, बल्कि कैसा है, नॉन लिविंग है। माइक्रोसोम क्या काम आएगा, मान लो कोई लेबोरेटरी है, कोई लैब है, लैब में अपने को प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, लैब में क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो हमने आरईआर का एक छोटा सा टुकड़ा लैब में ले लिया, जिसे क्या बोल दिया, माइक्रोसोम। तो ये क्या करेगा, इन विट्रो का मतलब लैब में प्रोटीन सिंथेसिस। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात करते हैं सब, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये कहां पाई जाएगी, अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो कार्डियक सेल में, हार्ट की सेल में, जो हार्ट की सेल्स है उनमें पाई जाएगी, प्लस किसमें पाई जाएगी, स्केलेटन में, स्केलेटन सिस्टम में। कहां पाई जाएगी, स्केलेटन सिस्टम में पाई जाएगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, बेसिकली जो स्केलेटन सिस्टम में जो सेल्स पाई जाती हैं या जो कार्डियक सेल्स पाई जाती हैं, उनकी ईआर को, उनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक नाम दिया गया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें जो खास चीज होती है, इसमें एटीपी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, एटीपी रिच होती है, सब कैल्शियम आयन की रिच होती है, एटीपी भी ज्यादा पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन भी ज्यादा पाए जाते हैं, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में साथ ये हेल्प करती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, स्केलेटन सेल्स की या जो कार्डियक सेल्स की, इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहां पर एटीपी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, कैल्शियम आयन क्या होती है, ज्यादा पाए जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, और ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर,
ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बनाते हैं। जो सेल का स्केलेटन है, जो सेल का एक ढांचा है, वो कौन बनाता है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आगे अगर मैं बात करूं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई रहती है। कौन? या और ये सिक्रेशन करती है आउटसाइड दी सेल या आउटसाइड। किसका सिक्रेशन करती है? मटेरियल का या मॉलिक्यूल्स का। मटेरियल करते हैं। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो कनेक्टेड किसके साथ रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? सिक्रेशन करती है किसका? मटेरियल का, बाहर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालती है। ठीक है, इसके अलावा और आगे बात करें तो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या पाई जा रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्कैटर्ड, बिखरी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या करेगी? ये बेसिकली साइटोप्लाज्म की एक जगह से दूसरी जगह पर किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। साइटोप्लाज्म की एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगी? किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक ही सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। साइटोप्लाज्म की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये कौन करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल का एक साइटोस्केलेटन बनाते हैं। जो स्केलेटन, एक ढांचा होता है ना सेल का, वो तीनों बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी रहती है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिक्रेशन का काम करती है, मटेरियल को आउटसाइड करती है, सेल से मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो कौन करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो लिपिड, लाइपोप्रोटीन, इसके अलावा लिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना, लिपिड, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना, विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस करना, कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। किसका डिटॉक्सिफिकेशन करोगे साहब? आप कर सकते हो किसी ड्रग का, कोई स्टीरॉइड आपने ले लिया, कोई प्लूटेंट आपके अंदर चला गया, पोल्यूटेंट, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन क्यों कर रहे हो? डिटॉक्सिफिकेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर साइटोक्रोम 450 पाया जा रहा है। साइटोक्रोम P450 पाया जा रहा है।
या लिपिड मेटाबॉलिज्म लिख सकते हो। लिपिड का क्या करना, मेटाबॉलिज्म करना। देखिए लिपिड का, लिपोप्रोटीन का या ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना, क्या करना, सिंथेसिस। विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेस्टेरॉल का क्या करना, सिंथेसिस करना। डिटॉक्सिफिकेशन करना, मान लीजिए कोई ड्रग है, कोई स्टेरॉइड है, कोई पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट मतलब पोल्यूशन फैलाने वाले एजेंट है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में आ गए, तो क्या किया जाएगा, साइटोक्रोम 450 द्वारा उसका क्या किया जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन क्या किया जाएगा, किसके, कहां पर, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन करना, इसके द्वारा साइटोक्रोम 450 के द्वारा, साइटोक्रोम P450 के द्वारा। इसके अलावा लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना। तो ये जो काम है ना, ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके काम है सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, ये सारे काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के है। अगर मैं आगे बात करूं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, इसके अलावा लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, या आप गोल्जी अपरेटस कर सकते हो, माइक्रोबॉडीज, का फॉर्मेशन करना। प्रोटीन का सिंथेसिस करना, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन करना, किसका काम है सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो ये आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 1898 में कैमिलो गोल्जी, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने ओल यानी उल्लू की नर्व सेल में, उल्लू की नर्व सेल में किसे देखा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा। किसे देखा, डेंसली सिल्वर स्टेन, डेंसली सिल्वर स्टेन रेटिकुलम, जाल को देखा। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने ओल की नर्व सेल में डेंसली सिल्वर स्टेन रेटिकुलम को देखा, जिसे क्या नाम दिया, एंडो मेम्ब्रेन रेटिकुलम, एंडो मेम्ब्रेन रेटिकुलम अपरेटस। एंडो मेम्ब्रेन रेटिकुलम अपरेटस, और बाद में इसे क्या बोला गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बाद में इसे क्या बोला गया सब, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला गया। तो कैमिलो गोल्जी ने कहां खोज की थी, तो ओल में, नर्व सेल में खोज की थी, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो इसके बहुत से नाम है, जैसे गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हो, एडियोसोम भी बोल सकते हो, ठीक है, एडियोसोम भी बोल सकते हो, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हो, लिपोकॉन्ड्रिया या लाइपोकॉन्ड्रिया। जब लिपिड की मात्रा ज्यादा होगी तब लाइपोकॉन्ड्रिया बनेगी। लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या बोलेंगे, लाइपोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको,
डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम होती है प्लांट की गोल्जी बॉडी, प्लांट की गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। प्लांट की गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस क्या कहलाता है? डिक्टियोसोम कहलाता है। प्लांट की गोल्जी बॉडी क्या कहलाती है? डिक्टियोसोम कहलाती है। ठीक है, फिर दो नाम और है, एक है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या नाम है? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इसका दूसरा नाम है गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन। मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में इस जगह गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस पाया जाएगा। इस सेल, इसमें क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। जहां पर गोल्जी अपरेटस है ना, उसके आसपास जो साइटोप्लाज्म है ना, वहां कोई और सेल ऑर्गेनेलिज्म नहीं पाई जाएगी, वहां केवल गोल्जी अपरेटस ही पाया जाएगा, वहां कोई और सेल ऑर्गेनेलिज्म नहीं पाई जाएगी। उस साइटोप्लाज्म को या उस एरिया को जहां पर केवल गोल्जी अपरेटस पाया जा रहा है और कोई सेल ऑर्गेनेलिज्म नहीं पाई जा रही, उसे कहेंगे जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। यानी वो एरिया जहां पर केवल गोल्जी अपरेटस ही पाया जा रहा है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सिस्टेरनी की। देखिए, अब बात करते हैं सिस्टेरनी की। कैसी होगी? फ्लैट, लॉन्ग, लॉन्ग अनब्रांच्ड, लॉन्ग होगी, अनब्रांच्ड होगी, फ्लैट होगी, फ्लैटेड बोल सकते हो आप। ठीक है, साइज की बात की जाए 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के आसपास। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो स्टैक्स के रूप में, स्टैक्स यानी घड़ियों के रूप में पाई जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस के पास पाई जाएगी। लॉन्ग होगी, अनब्रांच्ड होगी, फ्लैटेंड होगी। साइज क्या पाया जाएगा? साइज याद नहीं रखना। स्टैक्स होगी, स्टैक्स के रूप में पाई जाएगी, स्टैक्स मतलब गड्डियों के रूप में पाई जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, पैरेलल पैरेलल होगी, नियर द न्यूक्लियस होगी। देखिए, यहां पर दो फेस पाए जाएंगे, एक फेस पाया जाएगा सिस फेस, सिस फेस, या इसे कहेंगे फॉर्मिंग फेस। सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियस के पास। ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ पाया जाएगा, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस पाया जाएगा। ठीक है, या न्यूक्लियस की तरफ होगा, और दूसरा फेज होगा ट्रांस फेज, ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज कहां होगा? टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन की तरफ। एक फेस होगा सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, क्या कहां होगा? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ होगा। और ये होगा कॉन्वेक्स, कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। जबकि एक फेस कैसा होगा? ट्रांस फेज होगा, मैच्योरिंग फेज होगा, कहां होगा? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, जो कैसा होगा? कॉनकेव, कॉनकेव होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए जैसे ये सिस्टर्निक स्ट्रक्चर है, क्या कौन सी स्ट्रक्चर है? सिस्टर्निक स्ट्रक्चर है। यहां पर ये है सिस फेस, या इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिंग फेस। सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। नीचे है ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस है। सिस फेस कहां होगी? सिस फेस की अगर मैं बात करूं तो ये पाई जाएगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ट्रांस फेस कहां पाई जाएगी? टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है सर। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? सिक्रेशन करना। क्या करना? सिक्रेशन करना। हमारी बात हो चुकी है, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, वैक्यूल हो और लाइसोसोम हो, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। कौन सा सिस्टम बनाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इनका जो फंक्शन है ना, वो कैसा है? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। अगर मैं आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये क्या काम करता है? सिक्रेशन करता है। जैसे मान लीजिए ईआर ने कोई मटेरियल का फॉर्मेशन किया, ईआर ने किसी मटेरियल का क्या किया? फॉर्मेशन किया। वो मटेरियल कहां जाएगा साहब? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? केमिकली मॉडिफाइड। उस मटेरियल को केमिकली क्या कर देगा? मॉडिफाइड कर देगा, और बाद में क्या कर देगा? सीक्रेट कर देगा। तो इसका मेन काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? अगर कोई पूछे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता क्या है, तो सिक्रेशन करता है। जो भी ईआर मटेरियल बना रहा है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, वो केमिकली मॉडिफाइड करके क्या कर देगा? सीक्रेट कर देगा, सिक्रेशन कर देगा। जैसे ईआर ने प्रोटीन बनाई सब और लिपिड बनाया, प्रोटीन बनाई और लिपिड बनाया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, किसमें गया सर? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गया। जैसे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गया तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसाइडेशन। आगे लिख देता हूं, ग्लाइकोसाइडेशन। केमिकली मॉडिफाइड हो गया, ग्लाइकोसाइडेशन हो गया, प्रोटीन बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड बन गई ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद इसने क्या किया? सीक्रेट कर दिया। जहां जरूरत है वहां चला जाएगा, सेल में जहां जरूरत है वहां चला जाएगा। तो इसने क्या किया? बेसिकली केमिकली मॉडिफाइड कर दिया, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदल दिया, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बदल दिया। ग्लाइकोसाइडेशन का काम इसने किया। देखिए हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की तरफ कौन सी है? सिस फेस है या फॉर्मिंग फेस है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ईआर। ईआर ने जो मटेरियल भेजा वो ये मटेरियल है। किस रूप में है? वेसिकल के रूप में। कौन सी वेसिकल के रूप में? ट्रांजिशन वेसिकल के रूप में। किस रूप में आया सब? ट्रांजिशन वेसिकल के रूप में आया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में गया, वहां से क्या हुआ? मॉडिफाइड हो गया, केमिकली मॉडिफाइड हो गया, यहां से सीक्रेट कर दिया गया, यहां से कर दिया गया पिंच्ड ऑफ।
बाहर निकाल दिया गया, पिंच्ड ऑफ कर दिया गया। और किस रूप में? वेसिकल के रूप में। किस रूप में? वेसिकल के रूप में। इसे कहते हैं मैच्योर वेसिकल। अच्छा, ईआर से कौन सी वेसिकल, ईआर से कौन सी वेसिकल यहां पर आ रही है? तो ट्रांजिशन वेसिकल किस जगह पर आ रही है? सिस फेस में आ रही है। और यहां से जो वेसिकल पिंच्ड ऑफ हो रही है, बाहर निकल रही है, वो किस फेज से निकल रही है? ट्रांस फेज से निकल रही है, मैच्योरिंग फेज से निकल रही है। उस वेसिकल का क्या नाम है? मैच्योर वेसिकल नाम है। या यूं कहूं तो यहां पे डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। इसे डिस्चार्ज वेसिकल भी कहते हैं। डिस्चार्ज वेसिकल भी कहते हैं। कौन सी वेसिकल? डिस्चार्ज वेसिकल भी कहते हैं। सिस्टर्नी की बात करूं तो यहां पर सिस्टर्नी के अंदर एक मटेरियल पाया जाता है, सिस्टर्नी के अंदर एक मटेरियल पाया जाता है। कैसा है? डेंस है। कैसा है? ओपेक है, मटेरियल है, डेंस ओपेक मटेरियल है, जिसे क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे। डेंस का मतलब सघन, ओपेक का मतलब पारदर्शी मटेरियल है, सघन पारदर्शी मटेरियल है, जिसे क्या कहेंगे? नोड्स। कहां पाया जाएगा? सिस्टर्नी के अंदर। ठीक है, तो ये आ गई सिस्टर्नी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये डिस्चार्ज वेसिकल है, डिस्चार्ज वेसिकल डी आएगा। देखिए अब मैं आगे बात करूं वेसिकल की, ट्यूब्यूल्स की और वैक्यूल की। वेसिकल की बात करूं तो ये कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक ट्रांजिशन, एक मैच्योर या डिस्चार्ज। ये ट्यूब्यूल की बडिंग से बनती है। ट्यूब्यूल की बडिंग से बनती है। वेसिकल कितने प्रकार की है? ट्रांजिशन और मैच्योर या डिस्चार्ज बोलते हैं। ट्यूब्यूल की बडिंग से बनती है। और अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो ये कोटेड होती है। कैसी है? कोटेड है। इसके ऊपर एक कोट पाया जाता है। ट्यूब्यूल्स की बात करूं तो ट्यूबुलर शेप में या इरेगुलर शेप बोल सकते हो। ब्रांच्ड, ठीक है। वैक्यूल की बात करूं तो नॉन कोटेड, स्फेरिकल शेप की होती है। किस शेप की है? स्फेरिकल शेप की है। वेसिकल की बात करूं, हमने देख लिया ट्रांजिशन वेसिकल या मैच्योर वेसिकल या डिस्चार्ज वेसिकल बोलते हैं। ट्यूब्यूल की बडिंग से बनती है, कोटेड होती है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो ट्यूबुलर शेप या इरेगुलर शेप की होती है, ब्रांच होती है। और वेसिकल की बात की जाए तो स्फेरिकल शेप की होती है और नॉन कोटेड होती है, कोटिंग नहीं पाई जाती। जबकि इसके ऊपर क्या है? कोटिंग पाई जाती है।
इस तरह से कोटिंग पाई जाएगी। ठीक है, अब रह गए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।